वेलकम बैक खवातीन वज़ात। और अब हम आपको हमेशा से 10 बजे के बाद कुछ ऐसी शख्सियात से मिलवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा काम किया होता है, और हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी कामयाबी के बारे में जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती बहरान से नबद आज़मा है, और ऐसे में पाकिस्तान के एक नौजवान साइंसदान ने आलमी सतह पर अपनी मेहनत और तहकीक का लोहा मनवा लिया है। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के महकमे जंगलात और ऑरेंज मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद को जर्मनी की वज़ारत तालीम और तहकीक ने यह दिया, और डिजिटल ग्रीन टैलेंट उनको अवार्ड मिला। ये वो इंटरनेशनल अवार्ड है जो हर साल दुनिया के सिर्फ 20 बेहतरीन साइंसदानों को दिया जाता है, और इस बार इनमें से वाहिद पाकिस्तानी नाम है वो है डॉक्टर हारून रशीद का। और डॉक्टर हारून रशीद ने जंगलात के शोबे में गैर मामूली तहकीक किया, और ये अवार्ड ना सिर्फ डॉक्टर हारून की मेहनत का इतराफ़ है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम है कि हमारा मुल्क पायदार तरक्की और माहौलियात के मैदान में आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बना सकता है, और आज हमारे साथ वो मौजूद है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करेंगे हम प्रोफेसर मोहम्मद हारून रशीद साहब से, जो फर्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसीव किया है डिजिटल ग्रीन टैलेंट अवार्ड इन 2025। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इंट्रो आपका दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद अच्छे से एक्सप्लेन भी करें मजीद कि ये अवार्ड क्या है, इसका पर्पज़ क्या है और किस कंट्री का ये इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनविटेशन। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि क्रेडिट जाता है हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद, हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, जिनकी सपोर्ट से और इंकरेजमेंट से मुझे मौका मिला कि मैंने जर्मनी विज़िट किया। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन जर्मनी हर साल नॉमिनेशंस करता है, और दुनिया में 20 साइंसदानों को ये अवार्ड मिलता है, ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज बल्कि और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, रोबोटिक्स भी आ जाता है, एआई भी आ जाता है। सो जो भी अगर मामूली काम किया जाता है उस हवाले से वो सिलेक्शन करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस साल मुझे मौका मिला जर्मनी ये जाने का और अवार्ड रिसीव करने का, और साथ साथ मुझे 3 महीने का रिसर्च स्टे भी मिला जिस बेस पे मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर कोलर रॉबर्ट, उनके साथ मैंने काम किया। ज़बरदस्त। अच्छा हारून साहब, मुझे ये बताइएगा कि पूरी दुनिया से, जिस तरह हमने इंट्रो में भी बताया कि सिर्फ 20 डॉक्टर्स को, 20 रिसर्चर्स को इसमें सिलेक्ट किया जाता है, क्राइटेरिया कितना मुख्तलिफ था और कितना बड़ा ये एजाज़ है पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि क्राइटेरिया तो डिस्क्राइब नहीं किया जाता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। डिपेंड्स करता है उनकी ज्यूरी पे कि उनके क्या पैरामीटर्स हैं और किन पैरामीटर्स की बेस पे उन्होंने सेलेक्ट किया। और बेसिकली हम लोग को इनविटेशन आया और मैंने उस पर अप्लाई किया, अपना रिसर्च पोर्टफोलियो, सीवी, एवरीथिंग जो मेरी लास्ट 5 to 6 ईयर्स की मेरी एफर्ट्स थी, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो ये जो पैरामीटर है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि मुझे मौका मिला वहाँ जाने का। सही। तो डॉक्टर साहब, ये तो कॉन्फिडेंशियल आई थिंक सो नहीं होगा कि किस तरह के लोग, कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट्स हो गया, रिसर्चर्स या फिर टीचर्स? जी बिल्कुल, ये बेहतर है जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कोई इनोवेशन की है, जो कि कोई नया काम लेके आ रहे हैं। जैसा कि मुझे एक रिसर्च गैप नज़र आया, हम बैम्बू पे काम कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे, और मुझे बहुत बड़ा रिसर्च गैप नज़र आया क्योंकि आजकल हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, उसको किस तरह मिनिमाइज़ किया जाए। सो बैम्बू जो है वो एक ग्रास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि जो बैम्बू है, जो बांस है, वो 30 से 40% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज। अच्छा। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब करता है। हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, हम इसको फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि काइंडली अपने घरों में, अपने पॉट्स में, हर जगह पे लाजमी बैम्बू प्लांट करें। और ये जो आपकी रिसर्च भी है वो भी बैम्बू बेस्ड ही है, तो उसमें आपने बेसिकली आपके अहम नुक्ते क्या थे जिस पे आपको पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया गया? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के उसका जो कार्बन एब्जॉर्प्शन लेवल है वो सबसे बेस्ट है दूसरे ट्रीज़ की निस्बत। और सेकेंडली जो बैम्बू है उसका फार्मर की ज़िंदगी में कितना गहरा ताल्लुक है, उसको फाइनेंशियली क्या बेनिफिट मिलते हैं, इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं, जो कि आजकल हॉट टॉपिक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है, हमने उसको मिनिमाइज़ करना है। सो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन हम अपनी तरफ से
अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं और होपफुली कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस कैंपेन में कंट्रीब्यूशन कर सकें। सही। तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, ग्रीन और डिजिटल जिस तरह से इस अवार्ड का नाम भी है, इन दोनों को अगर साथ काम इनका किया जाए तो ये इन्वायरमेंट को किस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे? जी बिल्कुल, आपने डिजिटलाइजेशन का वर्ड तो सुना ही होगा। आजकल डिजिटल्स की बात की जा रही है, वो पुराना वक्त गुजर गया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जीआईएस मैपिंग है, रिमोट सेंसिंग है, हम लोग सैटेलाइट के थ्रू हमारे जितने भी शुमाली इलाका जात में फॉरेस्ट है हम उनकी मैपिंग कर सकते हैं। हम वहाँ पे गैप देख सकते हैं कि कहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रही है, और सैटेलाइट के थ्रू जीआईएस मैपिंग के थ्रू हम मॉडलिंग प्लान कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी डिफोरेस्टेशन हो रही है, हम जीआईएस के थ्रू, जो हमारा डिजिटल टूल है उसके थ्रू, मैपिंग के थ्रू हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है डिजिटलाइजेशन की। उसके अलावा जर्मनी में मुझे मौका मिला, आपने सुना तो होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे एमआरआई, इंसानों की एमआरआई की जाती है। तो मैं जर्मनी में प्लांट्स की एमआरआई भी करके आया हूँ। अच्छा। इसमें देखा ये जाता है कि बिल्कुल सेम मशीन जो कि हम प्लांट्स की, जब हमने एमआरआई की वहाँ पे, इसमें देखा जाता है कि जो एक प्लांट है उसका रूट डायनेमिक्स क्या है, उसका रूट ग्रोथ पैटर्न क्या है डिफरेंट सॉइल मीडिया में। वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें अमेंडमेंट्स करके एक अच्छा जीनोटाइप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बैम्बू की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पुराने वक्तों में नीचे से ऊपर जाते हुए हम सीढ़ियाँ देखते थे इनकी। फिर अगर आप खेतों में बात करें तो वहाँ पे बैम्बू लगे हुए नजर आते थे। आपने पिछले सवाल के जवाब में बड़ा इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से बात की थी। आपने तो इस हवाले से रिसर्च भी की होगी कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियली गेन हमें मिल सकता है बैम्बू से, और कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा गैप है, इतना रिसर्च गैप है कि फार्मर्स अगर इस तरफ आ जाए तो बहुत अच्छे पैसे, बहुत अच्छे इनकम वो जनरेट कर सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में बांस लगाते हैं, जस्ट हम सीढ़ियाँ बनाते हैं या कोई नॉर्मल चीज़ हम बना लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं चाइना में भी कुछ अरसा गुजार के आया हूँ, तो वहाँ पे बांस से जो है आप लोग बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कि हमारे जितने भी विलेजेस फैमिलीज हैं उसको सेल करके उससे बहुत अच्छा ज़रिया मुबादला कमा सकते हैं। उसमें आप चेयर्स ले लें, उसमें आप फैब्रिकेशन ले लें, आप उसमें शर्ट्स ले लें, आप उसमें ट्राउजर्स ले लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बैम्बू टी भी पी जाती है चाइना में, बैम्बू टी। अच्छा, सही। अच्छा यस, डॉक्टर जो कि साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने किसानों के हवाले से भी बात की, अगर किसान इस तरफ आ जाता है तो उसको बहुत फायदा भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, यू नो ना, तो यहाँ पर आपने अपने मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की मुश्किलात फेस की हैं अभी तक? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि अभी तक जितने भी हमने रिसर्च ट्रायल लगाए हैं वो सेल्फ फाइनेंस हमने किया है और ख़ुद इस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा। एक और इंटरव्यू में आर&डी की बात की जा रही थी, तो मैं कह रहा था कि हमारी गवर्नमेंट को आर&डी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और हम लोग जो भी प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं इस हवाले से हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करे तो हम, हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके पेटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नोवेलिटीज़ कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाएं तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बैम्बू की अगर फोकस करके बात कर ली जाए वापसी में, तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी ग्रोथ कितने अरसे में होती है? एक बैम्बू का जो दरख्त है वो कितने अरसे में ग्रो हो जाता है? और फिर इसको माहौल किस तरह का चाहिए होता है? गर्म इलाके में ज़्यादा होता है, सर्द इलाके में ज़्यादा होता है? जी। और इसकी किस तरह से निगहदाश्त हम कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग हमें ऑल ओवर पाकिस्तान सुन रहे होंगे जो आपकी बातों से मुतासिर होकर उसकी तरफ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि बैम्बू जो है ये फास्ट ग्रोइंग जो है वो ग्रास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, फास्ट ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा कार्बन अब्सॉर्ब करता है। इसको किसी भी किस्म की ज़मीन की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। फार्मर जो है वो मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है। एक साल में सिर्फ इस पे जो खर्च है 1 एकड़ के हिसाब से सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये है। जैसे जैसे बैम्बू बढ़ता जाता है इसकी वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव होती जाती है, कम से कम पानी लेता है, किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है बैम्बू को। और मिनिमम इनपुट के साथ 4 से 5 साल में एक प्रॉपर मैच्योर इसकी जो आउटपुट है वो फार्मर ले सकता है और बहुत अच्छी इनकम कमा सकता है। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो है आप
ज़्यादातर अपर पंजाब में इसको ग्रो करते हैं, सेंट्रल पंजाब में भी इसको ग्रो किया जा रहा है, जैसे कि हमारा पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, पत्तों की है, और राना रिजॉर्ट इस पे बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, जो कि पूरा बैम्बू बेस्ड है। सो ये एरियाज हैं जहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और इसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, हमें इस तरफ आना चाहिए। ठीक हो गया। और मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो अगर हम बैम्बू की तरफ चले जाते हैं तो इससे हमारे क्लाइमेट चेंज, इसकी हमने स्टार्ट में इंट्रो में बात की थी, उस पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल, एयर पोल्यूशन की बात की है तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है कि 30 से 40% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। जब सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है तो अल्टीमेटली आपकी एयर पोल्यूशन जब मिनिमाइज हो जाएगी, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और ये ऑफ कोर्स एकदम तो नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। सो हमें इस पे आज अगर हम आएंगे तो हमें 10 से 15 साल के बाद आफ्टर इफेक्ट नजर मतलब आएंगे। इट्स अ लॉन्ग टाइम, 10 से 15 साल लग सकते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे आपने पिछले सवाल के जवाब में बात की थी कि आप जर्मनी गए, वहाँ पे आपने MRI की, उन चीज़ों की भी। जी जी। तो मुझे ये बताएं, जर्मनी में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं आप जैसे रिसर्चर्स, डॉक्टर्स के लिए? जी बिल्कुल, फॉर्चून सेंट्रम उस इदारे का नाम था जो कि ज्यूलिश सिटी में मौजूद है। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया गया, उनका इन्वायरमेंट बहुत कोऑपरेटिव, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। सो जो भी हम रिसर्च प्लान वहाँ पे हम करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटेट किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑलरेडी चीज़ें प्लान हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ प्लानिंग के बगैर नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये प्लान चीज़ें देखने के बाद जब हम अपने वतन वापस आते हैं तो हमें ये हिस्सा एक लैक करता है कि हमें इस तरफ आना चाहिए, और हमें भी इस कोलैबोरेशन के साथ गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए। ठीक हो गया। और मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर आप बैम्बू की तो हमने बहुत सारी बात कर ली, अब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एक सीधा बैम्बू सेंट्रिक हो जाते हैं, जिस तरह आपने अभी रिसर्च किया है। सो आपकी रिसर्च का दायराकार भी बैम्बू सेंट्रिक होगा या फिर आप कुछ और भी रिसर्च करेंगे जिससे माहौलियात को या पाकिस्तान को फायदा हो? जी बेसिकली मैं फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट हूँ। ये जो बैम्बू है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन अब्जॉर्प्शन, ये एक पैरामीटर है, ये एक कॉर्नर है मेरी रिसर्च का। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज पे हम काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, उनकी हैवी मेटल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फार्मर्स को जो सूटेबल ट्रीज हैं जो कि वो क्रॉप्स के साथ ग्रो सके, हम उनको प्रोवाइड करें फ्यूचर में इंशाल्लाह। सही, चलें, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से एक्सप्लेन किया, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया। यकीनी तौर पर इसमें बेहतरी आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।